मैंने जावेद अख्तर की पोएट्री में बहुत डेप्थ देखी। मतलब अगर वो एक बात कहते हैं तो उसमें डेप्थ बहुत होती है। मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है। बहुत खूब। बशीर बदर मुझे बहुत पसंद है। बशीर बदर ने तो सारी चेंज ही कर दी शायरी की, मॉडर्न शायरी। मुझको तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने शेर पढ़ लिए तो शायद आपस के मेरे दिल का हाल उन्होंने बयान कर दिया। मेरे गुनाहों का हिसाब मुझसे मत मांग, कलम तो तेरी ही चली थी मेरा किरदार लिखने के लिए। क्या बस बात उसी वेलकम टू आवर शो। आज हम अपने सारे गेस्ट को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ दी रिनाउंड कहकशा त्यागी जी हैं। शी इज अ पोएटेस, शायरा हैं, एंड शी इज अ वेरी गुड सोशल वर्कर, एंड शी इज आल्सो बीन एन एक्स आईसीसीआर ऑफिसर। सो वेलकम टू द शो कहकशा जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर के उस दरिया में उतरे, आपके नाम की जो यूनिकनेस है, उसका जो राज है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कहकशा क्या ये बात? कहकशा एक ऐसा नाम है जो मतलब और कहकशा के साथ त्यागी भी जुड़ा है, तो कहकशा त्यागी का राज क्या बताएं? देखो नवीन, दो चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अपना बस नहीं चलता। एक तो अपनी मर्जी से हम पैदा नहीं होते, ठीक जी। है। कोई इनविटेशन हम भेजते नहीं है पेरेंट्स हम्म को कि हमें पैदा कर लो। हम्म नंबर दो, जब नाम रखा जाता है उस वक्त भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये जी। सारा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स को जाता है। कहकशा, कहकशा मीन्स गैलेक्सी, क्या बात? अच्छा। आकाश गंगा जिसको कहते हैं। आकाश गंगा जी। जी जी जी। तो फिर यही मेरे नाम का मतलब है। और थोड़ा थोड़ा नाम का कहते हैं ना कि असर जरूर आता है, तो नाम अच्छा रखना चाहिए। तो बिल्कुल। थैंक्स टू पेरेंट्स कि उन्होंने अच्छा। मुझे पैदा होते ही गैलेक्सी बना दिया, जो कि मैं हूं नहीं, लेकिन बाय नेम, ठीक है। नहीं, सारे वीआईपी से है। लेके आम आदमी तक लोग आपके नाम पे कहकशा पे कुर्बान है कि क्या ऐसी खासियत है कि वीआईपीस को भी आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया, और एक आम आदमी भी आपसे जुड़ा हुआ है। नहीं तो क्या काम बात है बहुत कि किया है ना देखो, आपने। जी। लोगों का काम। प्यार है, मैं ये समझती हूँ लोगों का प्यार है। आई एम सो हैप्पी। और मैं अपना आपको बड़ा खुश नसीब मानती हूँ कि लोग मुझे इतना मानते हैं, मेरे से इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी वो है जिसके दोस्त हैं, और दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो है जिसके दोस्त नहीं है। तो मैं तो अपने दोस्तों को यही कहूंगी, थैंक यू सो मच मुझे करोड़पति बनाने के लिए, अरबपति बनाने के लिए। आई एम सो हैप्पी। वेरी नाइस। मैम, कुछ मैम, नवीन जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे हम आपकी जिंदगी के बारे में कि जी ये जो राइटिंग और या पोइट्री की जो शुरुआत हुई, वो वो तो आकाशवाणी ही होती है जैसे हम कहते हैं। तो ये कब से शुरुआत हुई? ये कब से आप लिखने लगे पोइट्री के बारे में? अमरजीत भाई, ऐसा हुआ जी। कि जब आदमी छोटा होता है ना, तो जी। वो बड़ा रिबेलियस होता है। टैलेंट हर आदमी के अंदर होता है, जी। लेकिन उसको बाहर निकालने की करेज, हिम्मत हर आदमी में नहीं होती। तो बचपन से ही कुछ अजीब सी चीजें थी। मैं क्या कहूँ कि बस एक शेर से मैं कहती हूँ, जी। चेहरा मेरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो। हाँ। चेहरा मेरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से पढ़ोगे जान जाओगे। तो क्या आई एम जस्ट लाइक ए ओपन बुक। जब जी। आपकी पोइट्री राइटिंग की शुरुआत हुई, जो आपकी सोच थी, वो सोच कहाँ फोकस होती थी? मतलब अलग अलग एरियाज हैं पोइट्री करने के। कुछ किसी चीज को चुनते हैं, किसी चीज, आपका जो फोकस था वो किस तरफ की राइटिंग का था या पोइट्री करने का था? देखिए, शुरू में तो क्या होता है, बहुत कुछ आपको करना होता है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। जी। तो वो पोएट्री आपकी बाहर आती नहीं है। तो मैंने शुरू में आर्टिकल ज़्यादा लिखे, पोएट्री कम लिखी। हम्म म्यूज़िक मैं ज़्यादा सुनती थी, क्योंकि मुझे म्यूज़िक से लगता था ये अपने आप में एक लाइफ का ट्रांसलेशन है। जी। ये एक मीनिंगफुल चीज़ है, इससे बातचीत करो, इससे जो जी। है। तो शुरू-शुरू में मुझे गाने ये सब बहुत अच्छे लगते थे, उनकी लाइनिंग्स बहुत अच्छी लगती थी। तो वो मैं अपने अंदर इंटरप्रेट करना चाहती थी, उसको इंटरप्रेट करना। आपका एक काफी लंबा सफर रहा विद आईसीसीआर, जो एक सरकारी संस्था है, और आप एक ऑफिसर रही उसमें आईसीसीआर। तो कैसा रहा आपका? व्हाट वाज योर रोल इन द आईसीसीआर? यहाँ पर एक मैं ऐड करना चाहूंगा नवीन जी, क्योंकि हमारा जो समाज है बेसिकली वो मेल डोमिनेटिंग समाज है। और आईसीसीआर में भी मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने उसके आईसीसीआर पैनल पे रहा, मैं बजाने के एज एन आर्टिस्ट, और मुझे आईसीसीआर के थ्रू उज्बेकिस्तान ताशकंद जो हमारा इंडियन कल्चर सेंटर वहाँ भेजा गया 96 टू 99 में वहाँ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी मेल जो पर्सन्स हैं, आदमी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ज़्यादा है।
फीमेल स्टाफ कम है, तो वहां पर काम करते हुए आपको क्या अच्छा लगा और कितना आपको वहां सपोर्ट किया गया एज ए फीमेल? क्योंकि बड़ा मुश्किल है हमारे समाज में इक्वली स्टैंड होके काम करना किसी भी फील्ड में। जी अमर जी, लगता है तुम अंतर्यामी हो गए। इस वक्त तुमने मेरे दिल के उस हिस्से को छेड़ दिया कि मेरे जज्बात जो है वो पुराने फ्लैशबैक हो गए। सही बात है कि आईसीसीआर ने मुझे जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाया। जी आईसीसीआर से मैंने बहुत तजर्बे भी सीखे। आईसीसीआर ने ही एक्चुअली मेरी वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया, क्या बात। और वो सफर कंपटीशन का बिल्कुल मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड थी। जब मैं गई हूँ तो आई वाज हार्डली 21 ईयर्स ओल्ड। जी मैं एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उस जमाने में अपार्थाइड का बहुत चल रहा था, तो जे.एन. दीक्षित साहब उस वक्त डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। अब 21 साल का आदमी, स्टूडेंट जो होता है वो बड़ा लापरवाह आदमी होता है, उसे कोई प्रोटोकॉल पता नहीं होता। तो आई वाज सिलेक्टेड एज ए सेकंड। जी उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि स्टेज से ही कहा, बड़े अच्छे से बोलते थे, यंग लेडी व्हाई डोंट यू जॉइन अस। मैंने कहा नहीं, हम नहीं ज्वाइन कर सकते आपको, आई एम ए स्टूडेंट। ही सेड नो, आई विल गिव यू फुल टाइम, अपना पढ़ो, सब कुछ करो। मैंने अपने फादर से बात करी, उन्होंने कहा ऐसे मौके कभी मिलते नहीं। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही कह दिया होगा उन्होंने, मेरे इंतजार में थोड़ी बैठे। somehow again he sent someone, तो मैंने वो ज्वाइन किया, और उन्होंने जो मुझे प्रमोट किया कि किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे बात होती है, क्योंकि हमें कोई प्रोटोकॉल आता नहीं था जी कि कैसे बात करनी है, क्या करनी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। और दूसरी चीज ये कि वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि दुनिया और आगे क्या है, कंपटीशन है या नहीं है। उसके बाद वो बड़ी जल्दी ट्रांसफर होके चले गए, ललित मान सिंह आए। मैम इसी बात पे कुछ आप अपने लिखत कुछ सुनाइए, दोस्ती पे, जिंदगी पे, जितना आपने बोला है कुछ हो जाए। मेरे गुनाहों का हिसाब मुझसे मत मांग मेरे मालिक, मेरे गुनाहों का हिसाब मुझसे मत मांग ए मेरे मालिक। कलम तो तेरी ही चली थी, कलम तो तेरी ही चली थी मेरा किरदार लिखने के लिए, मेरी क्या औकात थी, लिखा क्या तो बात। उसी। वेरी नाइस। मैं दोस्ती पे आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, इरशाद दिल में नहीं समाते। दोस्ती पे सुनिए। जरूरी तो नहीं दौलत ही अमीरी का पैमाना हो, जरूरी तो नहीं दौलत ही अमीरी का पैमाना हो, कुछ लोगों के पास दोस्त भी होते हैं। वाह। दोस्ती से समझ आई जो आप एक हौसला ट्रस्ट चलाती हैं। मैम हौसला ट्रस्ट है क्या आपका चैरिटी, जहां आप डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम करते हैं? क्योंकि दोस्ती से याद आया, आपने उन लोगों के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी निभाई है, मदद करी है उनसे, आपने भी उनकी मदद ली है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। उसके बारे में कुछ बताएं मैम, हौसला के बारे में। नहीं, मैंने कहा ना, ये जज्बा बचपन से था, लेकिन नौकरी में रहते हुए आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, वहां बैठ के फील कर सकते हो। वहीं बैठ के मैंने ये फील करा कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने रिटायरमेंट लिया, क्योंकि क्या होता था, एक रिकॉग्निशन जो होती है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती। आप नवीन गिरी हैं, अगर आपको नवीन गिरी के नाम से कोई नहीं पहचानता, आपकी नहीं पहचाना, आपको कितनी तकलीफ होती है। और उस पहचान को बनाने के लिए अगर आपको जो है एग्जर्शन करना पड़े, अपने आप को प्रूव करने के लिए इधर उधर भागना पड़े, तो ये तकलीफ दे बात है हमारी सोसाइटी के लिए, जो कि है हमारी सोसाइटी। तो मैं वो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना चाहती थी। मेरे ऑफिस में भी, क्योंकि जिस डेस्क पे मैं थी वो आर्टिस्ट से डील करता था, ये लोग सब जानते थे। लोग बुलाते थे कि बर्थडे में भाई हैं आपके पास, भेज दो। कभी जब इस तरह का नाम लिया तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है कि बहुत अच्छे हैं, मगर दे आर नॉट गुड फॉर दिस ओकेजन। हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, वो कहते हैं ये शुभ नहीं है इस काम की। अरे शुभ शुभ का जो एक पेज था वो मेरे दिमाग में अटक गया कि नहीं, इसको मुझे हटाना है, ये जो माइंडसेट है सोसाइटी का खत्म करना है। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के इसका नाम ही हौसला रखा, हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट, के इस तरह के लोगों को मुझे हौसला देना है, माइंडसेट चेंज करना है। तो 2014 में मैंने ये खोला। माशाल्लाह से अभी 10 साल का हो गया है हौसला। मैं आपके माध्यम से भी कहती हूँ, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। वेरी नाइस कहकशा जी, फैंटास्टिक। एक बात और सुनाती हूँ मैं। जी। हौसला में लोगों का हौसला पस्त होता है, जाहिर बात है, जो इस तरह के लोग होते हैं।
मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सोसाइटी में लोग इनकी हेल्प करें। हमने जब लोगों ने इनकी मदद नहीं करते, जब मेट्रो वगैरह नहीं चली थी, हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करी। ये लोग 1-1 घंटे बैठे रहते थे, कोई नीचे उतारने वाला नहीं होता था इनको। पूछते थे लेट क्यों गए, कहने जी कोई आया ही नहीं, या किसी ने हेल्प नहीं करी। तो वो रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट ने, वो भी इनके लिए गार्ड रख दिए, लिफ्ट लगा दी, सब कुछ हो गया। पर एक साहब ने मेरे से एक दिन कहा कि मेरे एक ऑल इंडिया रेडियो में था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जी मैं आऊँगा। मैंने कहा जी, कहने मेरी वाइफ भी साथ आएंगी। मैंने कहा नहीं, इतने सारे लोगों के तो मेरा इंतजाम नहीं। उन्होंने कहा जी यहीं रहता था। एक दफ़ा मैं 2 घंटे सड़क पे खड़ा रहा लोनी में, और मुझे सड़क क्रॉस करनी थी, किसी ने मुझे सड़क नहीं क्रॉस कराई। फिर बहुत देर के बाद एक आदमी आया, मैंने सोचा अब ये सड़क क्रॉस करा देगा। कहना आपको क्या, मुझे उस दिन से मैं इतना हौसला पस्त हो गया। उसने मुझे कहा ओ अंधे, अरे अगर सड़क क्रॉस नहीं कर सकता और आंखें नहीं है तो घर से बाहर निकला क्यों? और वो ये कह के चला गया। तो मुझे अफसोस ये था, मैंने कहा आप जवाब देते, मैं तो सिर्फ आंखों का अंधा हूँ, तुम तो अकल के अंधे हो। मैं वही कहने वाला था, इसलिए मुंह हमने से बात अभी में कैट वॉक रखी, और कैट वॉक में हमने क्या किया कि उस ब्लाइंड फोल्ड वॉक के अंदर, सॉरी कैट वॉक कह रही हूँ, ब्लाइंड फोल्ड वॉक में नॉर्मल लोगों को ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया। ब्लाइंड जो थे वो हमें हेल्प कर रहे थे, और हम ब्लाइंड फोल्ड लगा के उनके पीछे चल रहे थे, सो दैट दे कैन रियलाइज कि किस तरह से how difficult it is. से आर्ट फैकल्टी तक हमने वो वॉक करी। तब लोगों ने रियलाइज किया कि हाँ, हम 2 मिनट भी मतलब ऐसे नहीं रह सकते, और ये पूरी लाइफ जो है। तो हमने कहा इससे आप ये आज लोग प्रण कि आपने जहाँ कहीं भी मिले इनकी हेल्प करनी। अभी जो आपने इतनी सारी हमें बहुत अच्छी बातें बताई अबाउट द हौसला, तो हम दोनों भाई भी कई बार हमारा डिस्कशन चलता रहता है, चाहे फोन पे या जब भी मिलते हैं। तो डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ अपने अंगों की नहीं होती है, हाथ पैर से, आंख से, किसी अंग से नहीं होती है, दिमागी तौर पर अंधापन भी है। जैसे कि आपने अभी अकल का अंधा बोला, उसके ऊपर हम आपको दोनों भाई टास्क देते हैं कि उसके ऊपर भी कुछ लिखिए, उन अकल के अंधों को, उनको भी रोशनी मिले कि क्या सही में सोच रखनी चाहिए इस हमारे इस समाज में, इन लोगों के लिए, खाली इन लोगों के लिए, बाकियों के लिए भी, ताकि वो एक आदर्श स्थापित हो सके कि भाई जो आपका ये सोच है वो इससे जरा हटकर ऐसे भी सोचा जा सकता है। जी भाई आज सक्सेसफुली मैं बड़े प्राउड से कह सकती हूँ कि मैं शुरू की बातें बता रही हूँ, लेकिन मैंने जब भी प्रोग्राम किए, जहाँ भी प्रोग्राम के लिए मैं गई, मैं एक मोटिवेशनल स्पीच इसी के लिए देती हूँ कि जो दिल, लोगों के दिल को छू जाए और वो रियलाइज करें कि हाँ वो कहाँ। देखो हर आदमी बुरा नहीं होता, सिर्फ क्या होता है उसे बताने की जरूरत होती है कि भाई तुम यहाँ गलत हो। बस एक दोस्ती है जो कभी बुरी नहीं होती। तो इस दोस्तों के भरोसे पे हम ये हौसला चला रहे हैं, तो हमारे हौसले बुलंद हैं। बहुत बढ़िया। पर मैंने तो मेरे पास तो एक दोस्ती वाला शेर है कि हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला, आपका भी दिल हिला देगा। ये बैठे हैं हमारे भाई साहब। मजा आ गया। मुड़ते हैं जरा इस्लामिक सेंटर की तरफ। क्या भाई नवीन जी? अब थोड़ी सी थोड़ा सा रौनक की भी बात कर ले मैम। तो देखो ये थोड़ा सा लाइफ की रियलिटी थी। हाँ नहीं वो तो है। तो हाँ अमरजीत आप क्वेश्चन पूछो, फिर मैं उसमें जोड़ता हूँ। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने जब ज्वाइन किया इस्लामिक सेंटर को, क्या इंडिया इस्लामिक सेंटर जो अपना था, हाँ, तो आपसे पहले भी कोई फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर रही वहाँ? भाई आई एम द ओनली। और मैं आपको इस्लामिक सेंटर का एक सफर बताऊं। आईसीसीआर से मीटिंग में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जाते थे, तो ड्राइवर कई बार उस साइड से निकाल लेते। मैंने कहाँ से निकाल रही है, पत्थरों में से, ये तो रास्ता समय। वो कहते जी यहाँ एक इस्लामिक सेंटर बन रहा है। अरे मैंने लानत भेज, ये कोई मुल्ला उल्ला होंगे यहाँ पर और वो दिमाग खराब करेंगे। ये किस्मत का फेर के जिस जगह को मैं ये कह रही थी उसी जगह से मुझे बुलावा आया कि इसको संभालिए आके। तो जिस वक्त मैं वहाँ गई हूँ तो बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी, तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो वो आपने देखा होगा वो छेद लगी हुई हरे हरे रंग की करनाते होती थी, उसको लगा देते थे। तो वो सब होती थी। मैं देख के बड़ी डिप्रेस हुई। तो आई एम द फर्स्ट लेडी जो वहाँ गई, और वो मिलाते भी इस हिस्से के भाई हमारे यहाँ यही है जो कुछ है, दिस इज शी इज द फर्स्ट लेडी और यही सब कुछ करेंगे। और मैंने वहाँ का नक्शा काफी हद तक बदला। तो आपको मतलब रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब बड़ा मुश्किल आगे। मतलब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इतने साल जो आपने काम किया, वाज इट अ हेल्पफुल एटमॉस्फेयर या कुछ रूढ़ियां आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई,
कोई रूढ़िवादी ख्यालों का आपको सामना करना पड़ा? सच बताएं मैम, थोड़ा सा सच बता दीजिए। आपकी स्माइल सच की तरफ जा रही है, पर हमने बता फंसा दीजिए। दिया दोनों भाइयों ने आपको। जिंदगी का सफर कहीं भी जाओ बहुत आसान नहीं होता, कांटों भरा होता है। बस वो कांटों पे चलना आपको आना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, मनवाने का जज्बा होना चाहिए, मानने वाला तो फिर आपके सामने है। जब आप मनवाने पे उतारू हो जाओगे तो वो मानेगा। शुरू शुरू में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई कि एक लेडी है, लेडी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। बस मेरे साथ ये एडवांटेज था कि मैं फुल टाइम वहाँ कोई जॉब तो करती नहीं थी, इसलिए लोगों को फिक्र नहीं था। कुछ लोगों आप को ये भी, वॉलंटरी वर्क कर रहे थे आप? मैं आईसीसीआर से आने के बाद फिर इधर आती थी, हम्म। या सैटरडे संडे छुट्टी होती है, एनी हॉलीडेज तो मैं फिर मॉर्निंग में आ जाती भाई वही तो हम लोग चाय पिया करते थे। थी। लोगों को यही था कि हमारी नौकरी खा जाएंगी। फिर मैंने बिठाया, लोगों को कंसोल करा। मैंने कहा देखो भाई, मैं किसी की नौकरी लेने नहीं आई, मैं तुम्हें कुछ सिखाने आई हूँ। मेरी तो परमानेंट नौकरी, मैं वापस चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन हम मिलजुल के एक दोस्तों की तरह काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके बहुत समझाया, तब उनको लगा कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दे एक्सेप्टेड मी। आधा टाइम समझाने में लग गया कि मैं खतरा नहीं हूँ, मैं कहकशा हूँ। वो इनसिक्योरिटी जो थी वो हटाने में लगे क्या रहे। करूं, मेरे साथ मेरा नाम बाद में जाता है। कहते हैं ना, इन्हीं रास्तों पे चल के आ सको तो आ जाओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। बहुत भाई खूब। लोग आगे मेरे अच्छा रास्ते हैं। अच्छा, एक चीज बताए कहकशा जी, फटाफट कुछ रैपिड फायर की, इन द सेंस की इस्लामिक सेंटर में आपने काम किया, सुना आजकल इलेक्शन भी होने वाले हैं वहाँ, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं इस्लामिक सेंटर पे, तो आर यू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और नो? देखो, एक छोटा बच्चा होता है, जब उस छोटे हम्म। बच्चे को आप बड़ा करते हो ना, तो आपका एक दिली जो है उससे लगाव हो जाता है। तो इलेक्शन नहीं, मेरा दिली लगाव उसकी बिल्डिंग से नहीं, उसमें होने वाले काम से है। कि मैंने इसको उस लेवल पे उठाया जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते थे, कि नहीं नहीं ये क्या जगह है, हम नहीं जाते। अब लोग 24 घंटे बड़े से बड़े लोग आते हैं, इंटरेक्शन होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं चाहती हूँ वो लेवल जो है, कोई ऐसा आदमी आए कि वो लेवल नीचे न गिरे, वो लेवल उसका ग्राफ जो है ऊपर जाए। इसलिए मैं इस इलेक्शन में इन्वॉल्व हूँ थोड़ी सी, ताकि इसको एक अच्छा हेड करने वाला वो मिले। तो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है इतने सालों से, हम भी जाते रहे हैं, अमरजीत और मैं भी इतने साल से देखते रहे हैं, क्या पहले क्या था, अब क्या है, और आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? कल, देखो, मैं आज और कल। मानती हूँ कल आज और कल में ये होता है कि कोई भी चीज जो हो ना, बहुत देर तक अगर आप उसको अपने पास रखते हैं तो फिर एक उसमें वो आ जाता है कि नहीं, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन वो आ जाता है। और अथॉरिटेरियन जहाँ आ जाता है, वो फिर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा आगे चलती नहीं है। और क्या होता है, नई सोच के लोग आते हैं। आजकल नई जनरेशन है, डिजिटल का ज़माना है, तो नई सोच के साथ बदलाव जो होता है, चेंज होती है। चेंज इज़ ऑलवेज़ बेटर। चेंज तो नेचर में भी है, नेचर से भी चेंज होती है। तो चेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें चाइना का दस्तूर है तो आ गए तो हम जिनपिंग बस हैं तो बैठ बस गए, पिंग पोंग खेलते रहे, पिंग पोंग। हाँ, वहाँ कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो हाँ। कुछ 75 साल की उम्र और ये सब हो, तो फिर चेंज हो गया जी। एक कप चाय का आपकी जिंदगी में जो महत्व था, मैंने कहीं सुना आपके मुंह से। एक कप चाय, लोग अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो आप उन्हें इनवाइट करेंगे कि आइए जरा बैठ के गपशप करते हैं, चाय पीजिए, बैठते हैं जरा। पर कुछ लोग, वो शख्स कौन सा था जिन्होंने आपको कहा कि अरे भाई चाय पे कभी बुलाइए, बैठते जरा बात करते हैं? उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे हम जरा, प्लीज। तो उससे पहले उस शख्स के बारे में, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम इंसान थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन वो ज़िंदगी की जो बातचीत थी ना, उस ज़िंदगी की बातचीत के लिए मैं आपको एक शेर से शुरू करती हूँ। ए ज़िंदगी आप बैठ, ए ज़िंदगी आप बैठ, चाय पीते। तू भी थक गई होगी मुझे भगाते भगाते, क्योंकि नॉन स्टॉप काम करते चले जा रहे हैं। जी। तो ये भी एक वो था एस्पेक्ट चाय का। तो एक साहब, जब मैं इस्लामिक सेंटर में थी, किसी ने मुझे फ़ोन किया नीचे से कि मैंने आपको देखा है, आपको सुना है, बड़ी करिश्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी है, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं आप से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने ठीक है मिलिए, कहने आप आएंगी? मैंने कहा सॉरी, मैं तो नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हम आते हैं और आपके साथ एक कप चाय पीते, चाय तो पिलाते हैं। मैंने कहा हाँ, वो मैं करूँगी।
जी अब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये शख्स कौन है और क्या है। थोड़ी देर के बाद वो मेरे कमरे आए तो मुझे बड़ा रियलाइज और बड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने इतने सीनियर आदमी को और ऊपर बुला लिया। और मैं नहीं, मेरी एक नेचर है ये कि मैं खुद से पहले नहीं जाती मिलने। अगर किसी को बीइंग ए लेडी लोग उसको थोड़ा-सा अदरवाइज़ भी लेते हैं। तो जी जिसको पहले आना है मैं उसको देखती हूँ, जानती हूँ, परखती हूँ, तब मैं उसके साथ जो है फिर फ्री होती हूँ कि मैं मुझे क्या करना है। तब उन्होंने मुझसे बातचीत करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मेरे वुमेन्स कॉलेज बहुत सारे हैं। वो उस ज़माने के लंदन में पढ़े हुए थे और वुमेन के ऊपर मैं बहुत कुछ काम करना चाहता हूँ। मुझे उसमें कौन थे ये, कौन थे ये? उनका नाम ये क्या एस है? के अग्रवाल, हाँ जी। इंडस्ट्रियलिस्ट एस के अग्रवाल, एस के अग्रवाल इंडस्ट्रियलिस्ट साहब। हैं। इनके फिरोजाबाद में कॉलेजेस हैं। तो वो जी। कहते हैं आर्टिस्ट और वुमेन को बहुत प्रमोट करते हैं। कहते हैं आर्टिस्ट जो है इनका आर्ट तो काबिले तारीफ है ना, वो हम तो कर नहीं सकते, लेकिन इनको इनके आर्ट का पेमेंट नहीं मिलता, वो हमें देना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत काम किया। तो ही इज द पर्सन जो मेरे बाद में कहना चाहिए एडॉप्टेड फादर भी थे, मेरे मेंटोर भी थे, वाह मेरे दोस्त भी थे। मतलब एवरीथिंग ही, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, बहुत कुछ उन्होंने मुझसे। मीरा जी, भगवान कृष्ण, राधा, हाँ, इसके ऊपर बताएं। इस पे बात करते हैं। मैंने कुछ इसके लिए आपके लिए रखा है। देखो मीरा जो थी जी। इससे मैम, अच्छा, इससे इससे पहले पहले कि हम एक आपकी सेकंड। पोएट्री, एक पोएट्री हम आपसे सुने, तबले की एक पोएट्री मैं सुनाना चाहता हूँ, कृष्ण जी के ऊपर है। वाह वाह, और फिर क्या उससे बात। उनके इससे मीरा राधा और रुक्मणी जी के इससे हम शुरू करते हैं कृष्ण जी से। बजत ताल मृदंग मुरल धुन ता धिलांग धुमकेट तक गदिगन। तबले की है। बजत ताल मृदंग मुरल धुन ता धिलांग धुमकेट तक गदिगन। तननन सुगंध मद भरी उमंग निरत करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बजत ताल मृदंग मुरल धुन, बजत ताल मृदंग मुरल धुन ता धिलांग धुमकेट तक गदिगन। तननन सुगंध मद भरी उमंग क्या बात। निरत करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। समा बांध दिया अमरजीत ने। बिल्कुल देखो ये होती है आर्ट। बिल्कुल। और ये होती है आर्ट की सबको मिला ले। ये कोई कम आर्ट है? आपको 18 महीने लग गए बुलाते बुलाते। अब क्या करें, इनकी ताल पे हमें भी तो नाचना था। इतना तो अगर मैं अमिताभ बच्चन की जी के घर के बाहर खड़ा हो जाता तो कहता आजा भैया, 18 महीने हो गए खड़े। वो अमिताभ बच्चन है। हाँ जी। कहते हैं ना, मैं तो 1/2 हूँ। तो ये पेशा नहीं, एक छोटी सी मामूली सी चीज द पॉकेट साइज बॉम्ब। नहीं, वो तो आपका याद है। लेकिन हाँ, जब फटता है तो आवाज तो जरूर होती है। जी। इरशाद मैम जी। मीरा, मैंने देखा मीरा, रुक्मणी, राधा, सब डिवोटीज थे। कृष्ण जी। के डिवोटी थे, सारे दीवाने थे कृष्ण के। लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। कोई मीराबाई के भजन गाने लगा, कोई राधा के भजन गाने लगा। लक्ष्मी, रुक्मणी को लक्ष्मी है का दर्जा दे दिया, उनको एक हम पूजने लगे। वो खुराफाती दिमाग तो मेरा ही है ना कि हाँ। उसकी डेथ में जाना है। मुझे कुछ अभी बीच में 6-7 महीने पहले सवाल हुआ कि नहीं, जब मीरा का वो गई थी और उन्होंने मीरा पे डांस किया था हेमा मालिनी ने मथुरा में। क्योंकि मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रज कला केंद्र, जी। तो सारी ये मथुरा वृंदावन इनके लोग हैं, तो उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। तो उसकी मैं कल्चरल मिनिस्टर हूँ, कल्चरल प्रोग्राम देखती हूँ। तो वो करना था, तो मैंने कहा मीरा को मैं पढ़ती हूँ। जब भाई मैंने मीरा को पढ़ना शुरू किया, मेरे तो दिमाग के सारे पर्दे खुल गए। भजन गाती रही, दीवानगियों की तरह से जो है कृष्ण के प्रेम में पागल। कहते ना कि राज सिंहासन से बगावत, और वो क्या प्रेम दीवाने होते हैं ना, उनकी रगों में तो बगावत का खून ही दौड़ता रहता है। तो उन्हें तो बगावत करनी थी। तो मैंने रिपोर्ट कर दिया कि नहीं, नो राज, मुझे चाहिए ही नहीं राजमहल, मुझे प्रिंसेस का कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो जंगलों में अच्छी। तो वहां से ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई, वहां से रिवोल्ट आई। अगर मुझे कुछ पसंद है
तो मेरी पसंद मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड में क्यों नहीं, क्यों? वाई मैन आर डोमिनेटिंग मी, मैं भी तो वही हूँ ना। जी उसके बाद उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया और बाहर जंगलों में निकल गई। मीरा ने पोएट्री लिखनी शुरू करी। कहते हैं ना कि दीवानी का होश से क्या ताल्लुक, जंगलों में है। कहते "ये मैं तो प्रेम दीवानी, हे रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, जी घायल की गति घायल जाने, जो घायल हुए"। वो कहते लोग मेरा दर्द जानते ही नहीं है, वो ये समझते मैं जो हूँ, मुझे ये धन दौलत ये सब चीजें नहीं, मेरा दर्द वो नहीं, मुझे इसकी दुनिया की परवाह ही नहीं है, मैं परवाह ही नहीं करती इस चीज की। मुझे जो दर्द है वो मेरे कृष्ण का दर्द है, वो सपनों में आता मेरे सामने कब आएगा। ये दर्द तो घायल ही जान सकता है ना, आम आदमी नहीं जान सकता ये दर्द। करेक्ट। उनके इस डिवोशन से, उसके इस मतलब एक ही चीज नहीं हुई। यहाँ से तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बता दिया वुमेन को कि भाई ये तुम्हारा वो है, अगर तुम्हारा राइट है तो तुम्हें बाहर निकलना होगा, रिवोल्ट करना होगा, अपने बारे में बोलना होगा। उसके साथ साथ उन्होंने वो जो प्रीस्ट होते थे मेल डोमिनेटेड, जो पंडित होते थे, उनको भी समझा दिया कि नो, इट इज नॉट योर वर्ल्ड, फीमेल भी है। क्यों? क्योंकि उनके भजन जो थे वो आम लोग गाने लगे थे, और जो पंडित और वो जो भजन गाते थे वो आम लोग नहीं गा सकते थे, तो ये तो आम उसमें आ गया। तो वहाँ मेल जो है उनकी ईगो हर्ट हुई, उन्होंने भी इनको परेशान करना शुरू किया, लेकिन इन्होंने वहाँ भी अपनी बात मनवाई कि नहीं, वुमेन प्रीस्ट है, उसके भी भजन जो है गाए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। और उस बात के बाद आपको पता है, फिर अगर हुकूमत से आप टक्कर लोगे तो फिर तो क्या हुआ, विष के प्याले भी दिए गए, विष के प्याले भी ये तो अमृत हो गए। उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तो यही लाइफ पसंद है, मैं तो यही करूंगी, तुम्हें जो करना है, कहते तुम्हारा राज सिंहासन डोल रहा है ना मेरे से, डोलने दो, मुझे परवाह नहीं है उसकी, मेरा रिवोल्ट जारी रहेगा। वो रिवोल्ट, वो साइलेंट रिबेलियस, वो नॉन वायलेंस की अपनी बात मनवानी है, वो 16th सेंचुरी से महात्मा गांधी ने जब ये पढ़ी तो वो सत्याग्रह का मूवमेंट जो था वो मीराबाई से इम्प्रेस हुआ, और वो नॉन वायलेंस उन्होंने कहा जब वो कर सकती हैं तो व्हाई नॉट वी डू इट। तो हमारी आज़ादी के मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में उसने रोल प्ले किया, उस सत्याग्रह में। तो मीराबाई सो इम्पोर्टेंट, मतलब उसको मैं कहती हूँ कितने दिन लग जाएंगे समझाने में। करेक्ट। मीरा बोलना शुरू करो तो बोलने का जो है वो खत्म हो जाता है सारा। नहीं, पॉइंट नोटेड कहकशा जी कि यू आर ट्राइंग टू से दैट मीरा, मैंने इतना प्यार किया उससे कि सपनों में मुझे किशन ने आसमान पे बिठा दिया, लेकिन आँख खुली तो फिर नहीं था। नस नस में बिजलिया सी थलक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई। मतलब इतनी दीवानी प्रेम से हो गई कि छलक छलक के वो प्रेम किशन जो है वो उनके जबान पे आने लगा और वो उनको गाने लगी। बहुत खूब। ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वरना तो पूरा टाइम ना आई नो, नहीं यू so much. आपने थैंक्स। अच्छा कहकशा जी, समय तो थोड़ा अब हो गया जाने का, पर दो चार इंटरेस्टिंग बातें कि इतना लंबा आपका ये रहा है, तो एक छोटे से उसमें बताएं कि आपके इतने इम्पोर्टेंट लोगों से जो आर्ट्स एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग थे, इतने शायर रहे, इतने सिंगर रहे, इतने एक्टर्स से आप मिले, तो कुछ एक दो शायर कौन से रहे जो आपके अपने फेवरेट रहे, दो तीन शायर या कोई एक्टर्स जो आपको, जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो इस समय में, क्योंकि आप खुद लिखती है इतना अच्छा है। हर चीज में जब तक मुझे डेप्थ नहीं नजर आती ना, मुझे ना वो पोएट ना वो राइटर पसंद नहीं आता। मैंने जावेद अख्तर की पोएट्री में बहुत डेप्थ देखी, मतलब अगर वो एक बात कहते हैं तो उसमें डेप्थ बहुत होती है, मुझे इसलिए वो बहुत पसंद थे। बहुत खूब। बशीर बदर मुझे बहुत पसंद है। बशीर बदर ने तो सारी चेंज ही कर दी शायरी की, मॉडर्न शायरी। मुझको तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने शेर पढ़ दिए तो शायद आपस के मेरे दिल का हाल उन्होंने बयान कर दिया। तो ये इन दो लोगों की पोएट्री से मैं बहुत प्रभावित हुई, और मैंने कुछ कुछ उन्हीं के लाइन पे उनसे ही सीख के लिखा भी, काफी कुछ उनकी जो चीजें पोएट्री में झलकती हैं जो मैंने खुद लिखी है। जी
जी नहीं, प्रेम के ऊपर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मीरा ने जो राज सिंहासन को एक चैलेंज किया था, जी उन्होंने कहा था, अरे मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मेरा दर्द न जाने कोई, लाओ विष के प्याले मैं पी लूं। प्रेम अपराध है, प्रेम अपराध है तो क्षमा मत करियो, हाथ मेरे खुले तो अपराध फिर करूंगी, बार बार करूंगी। क्या देखिए बात, रिवेल बहुत 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 रिवोल्यूशनरी बहुत रही वो। फैंटास्टिक मीरा की फैंटास्टिक। पोएट्री किसी ने पढ़ी नहीं, इस एस्पेक्ट पे कोई गया नहीं। और ऐसी बात नहीं, लोग इतने अच्छे हैं, किरण कमारकर हैं शायद बॉम्बे के, उन्होंने उनके हस्बैंड के बारे में लिखा, कहते हैं कि लोग तो मीरा के बारे में जानते, लेकिन जिस शख्स की वो पत्नी थी, उस शख्स के ऊपर क्या गुजरती होगी कि उसके सामने वो किसी दूसरे के प्रेम में जो है वो दीवानी है, तो वो क्या फील करता हो। हालांकि वो मैंने किताब मंगाने की कोशिश की है, ऐसी उल्टी सीधी किताबें पढ़ती हूँ मैं। मैम एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सोशल एक्टिविस्ट रही, आर्ट एंड कल्चर से इतने सालों से जुड़ी रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं, अलग अलग जो हमारे अपने क्या कहते हैं कि जो लेवल्स हैं, जो जो ओहदे हैं वो संभाले आपने, आईसीसीआर में अलग संभाला, इस्लामिक कल्चर सेंटर में अलग संभाला, तो इतना जो आपका ये जो आपका सफर रहा, एक्सपीरियंस है। हाँ, उसमें ऐसी कोई बात हमें बताएं जो आपके दिल को छू जाती है, जिसको आप जब भी याद करती हैं तो फ्रेश हो जाती हैं कि वाह क्या बात है कोई ऐसा राज। ऐसा। देखो मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो ये, मैंने इसको नौकरी की तरह करा ही नहीं। जी मैंने तो लाइफ को कैसे जीते हैं, मुझे एक मकसद जो था उसका ये एक प्लेटफॉर्म था। जी तो उसमें अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, कहते हैं ना कांटों का सफर था, सब तय कर लिया। लेकिन ये कि सबसे अच्छी बात ये थी कि आज भी कोई भी बॉस हो या कुछ भी हो, वो उसने मुझे याद रखा सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे नहीं, हमें ये नहीं चाहिए कि कौन सी फाइल कहाँ है, फोन कर दे, फलानी फाइल के फला पेज पे फला लाइन में लेफ्ट में राइट में जाके देख। क्या बात। तो टचवुड ये एक चीज जो है जो मुझे याद है आज तक, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हाउस हो, चाहे कोई हो, क्योंकि कुछ अवार्ड्स ऐसे भी होते थे जिनको मैं डील करती थी, जो उस लेवल पे होते थे, फाइलें वहां जाती थी। तो ये गॉड गिफ्ट है कि मुझे आज भी तुम पूछ रहे हो तो मैं आज भी बता, कमाल। सिवाय एक नामों का डिमेंशिया है मुझे कि मैं लोगों का नाम नहीं याद रखती। लेकिन ये कि सबसे खूबसूरत बात यही है कि जो भी मिला वो एक बार जो मिली वो कभी मुझसे अलग नहीं। बहुत। कहकशा जी, जाते जाते कुछ सुना दीजिए, एंड देन वील से थैंक यू टू यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड एवरीवन टू कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। उसी से हमारा हौसला बढ़ता है, तो हमारा हम हौसला तो बढ़ाते हुए फिर जाइए। हम हाँ तो जी, फिर हैं ही मसला। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये मैंने एक पोएट्री लिखी थी, एक दिन ऐसे ही सुबह उठी तो मैंने देखा कि मतलब कभी कभी आदमी होता है ना, वैसे तो मैं अकेलेपन को, डिप्रेशन को मानती नहीं, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। तो उसपे वक्त जो होती है लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके ऊपर मैंने एक पोएट्री लिखी थी। अच्छी है या खराब है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं हाँ जी शेयर कर सकती हूँ। जी। वक्त की जंजीरों ने मुझे क्या क्या सिखाया है, वक्त की जंजीरों ने मुझे क्या क्या सिखाया है, बताया है। कभी प्यार से अपनाया गया, कभी पराया किया गया, कभी ठुकराया गया। मैं इंसान तो वही था, मैं इंसान तो वही था, मगर वक्त ने मुझे किन किन नामों से रूबरू कराया है। मैं इंसान तो वही था, वक्त की जंजीर ने मुझे क्या क्या सिखाया है। माँ का आंचल, माँ का आंचल कितना पुरसुकून था, माँ का आंचल कितना पुरसुकून था। वो बचपन ही तो था जो हर फिक्र से दूर था। आसमान में उड़ने की ख्वाहिश, आसमान में उड़ने की ख्वाहिश, चांद तारों की जगमगाहट हमें बहुत दूर ले गई। माँ का आंचल छोड़कर दुनिया की भीड़ में समूह ले गई। सब कुछ कितना नया नया था, सब कुछ कितना नया नया था। हर लम्हा एक जश्न से लगता था। जिंदगी ख्वाबों की शहजादी, जिंदगी ख्वाबों की शहजादी लगती थी। मगर ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं, मगर ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं। हवाओं के थपेड़ों ने, जमाने के सितम ने, अपनों की बेवफाई ने मुझे झंझोड़ दिया। ये मैं था
या कोई समंदर से उठता तूफान था, ये मैं था या कोई समंदर से उठता तूफान था, सिर्फ मैं था और दूर तक उठती लहरें थी, डूबती कश्ती की तरह वक्त के तूफान में घिरा था, मजबूर लाचार खड़ा था, हर कोई साथ छोड़ चला था, हर कोई साथ छोड़ चला था, मैं इंसान तो वही था मगर वक्त के तूफान में घिरा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मैं जिंदगी से हार सा गया था, मैं जिंदगी से हार सा गया था, अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई, अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई, दूर सामने खड़ी एक चट्टान नजर आई, रोशनी की कुछ उम्मीद नजर आई, रोशनी की कुछ उम्मीद नजर आई, मैं गिरता संभलता तूफान से गुजरता चट्टान की आगोश में जा बैठा, इसी के सहारे किनारे किनारे इसके पास जा पहुंचा, लिपट कर इससे बहुत रोया, लिपट कर इससे बहुत रोया, फिर ये एहसास मेरे दिल ने कराया, फिर ये एहसास मेरे दिल ने कराया, अब तू महफूज है, अब तू महफूज है, चट्टान बहुत मजबूत है, वक्त अब दुनिया से तेरे लिए लड़ जाएगी, फिर से खुशियां और जीने की तमन्ना जिंदगी में लाएगी, ये कभी साथ न छोड़ेगी, ये मेरी माँ चट्टानी तो है, ये मेरी माँ चट्टानी तो है, हर दोराहे पे मेरे साथ खड़ी पाएगी, वक्त से भी लड़ जाएगी, अब न छोड़ूंगा इसका दामन, अब न छोड़ूंगा इसका दामन कभी, दुनिया की जगमगाहट धोखा था, मैं इंसान तो वही था मगर वक्त के थपेड़े ने मुझे किन किन नामों से रूबरू कराया है, मैं इंसान तो वही था। बहुत खूब। अच्छा कहकशा जी, अब अमरजीत एक लास्ट क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, ताकि मेरे मन में नहीं खुराफाती नहीं है, गोइंग टू आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे को दोनों नाम बताऊंगा, आपको दो नाम बताऊंगा जो आप इन दोनों लोगों से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, एंड मैं ये चाहूंगा कि आप इनके बारे में दो लाइन में, सिर्फ दो लाइन में, बहुत लंबा नहीं, 10 सेकंड में सम अप करें कि आप इनकी कविता के बारे में और शायरी के बारे में क्या समझती हैं, और एज अ पर्सन जो आप इनको जानती है। एक है हमारे अशोक चक्रधर जी और दूसरा हमारे डॉक्टर पॉपुलर मेरठी। इन दोनों के बारे में आपका क्या इनके साथ एक एसोसिएशन रहा, और आप इनके वर्क के बारे में, इनके काम के बारे में क्या समझते हैं? पहले अशोक चक्रधर जी के बारे में। देखिए, अशोक चक्रधर जी से मैं आईसीसीआर से तो मुलाकात थी, लेकिन ब्रज कला थे क्योंकि वो फॉरेन डेस्क के अध्यक्ष हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात रहती है। विद्वान आदमी है, कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, उनके बारे में क्या बोलूं, लेकिन मुझे उनकी सबसे कहते हैं ना कि फलदार दरख्त जो होता है ना हमेशा झुका हुआ होता है, इतना विद्वान होने के बाद प्रोग्राम में उनके साथ होता है, उससे डिस्कशन होता है कि ये कल्चरल प्रोग्राम करना है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसमें ये कह के मैं इनको साथ दे के आगे बढ़ाता हूँ, और तब वो अपनी बात रखते हैं, ये नहीं कहते तुमने गलत कहा, क्योंकि ये बड़ेपन की निशानी होती है, ये उनके विद्वान होने की निशानी है। बाकी तो उनके बारे में सारी दुनिया जानती है, क्या उनका लेख, उनके बात करने का अंदाज, उनके कटाक्ष बहुत। ये तो मान। और डॉक्टर पॉपुलर मेरठी जी, देखिए डॉक्टर साहब पॉपुलर मेरठी साहब जो हैं वो आपको पता है कि मज़ा के शायर हैं, और ऐसे शायर जो होते हैं हर एक के मुंह पे एक मुस्कुराहट तो लाते ही लाते हैं, लेकिन वो इंसान भी इतने ही अच्छे हैं, जिंदगी में जिससे मिलकर उसकी जिंदगी में मुस्कुराहट ही लाते हैं, मतलब बेहद अच्छे। कहते हैं ना कि राइटर हो, लेखक हो, कुछ भी हो, अगर वो बेहतरीन इंसान है तो उसकी राइटिंग में आता है, और वो उनके लिखने में, मैं ये नहीं कहती जो वो लिखते हैं तो खैर वो तो बहुत मज़ाहिया लिखते हैं उनकी जिंदगी में, लेकिन मैंने उनको एक बेहतरीन इंसान पाया। बहुत वेरी नाइस। सो नवीन जी, आप भी आइए और हमको भी बुलाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आइए, हमको भी बुलाते रहिए, दोस्ती जुर्म नहीं, दोस्त बनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बिल्कुल बहुत शुक्रिया।